बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बारे में है, जिन्होंने इलोन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज करते हुए उसे एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म बता दिया है। दरअसल सैम ऑल्टमैन ने अपनी गिबली आर्ट के क्रेज को दिखाते हुए ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि कैन यू ऑल प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज इनसेन, आवर टीम नीड्स स्लीप। पर एक यूजर सोहेल अहमद नाम से उन्होंने लिखा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सी पॉजिटिविटी ऑन एक्स बिकॉज ऑफ पीपल शेयरिंग क्यूट इमेजेस ऑफ देयर फैमिली एंड लव्ड वंस, थैंक्स सैम। इन शॉर्ट कि मैंने बहुत टाइम बाद एक्स पर इतनी पॉजिटिविटी देखी है क्योंकि लोग अपनी फैमिली और लव्ड वंस की इतनी क्यूट इमेजेस शेयर कर रहे हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने सैम को थैंक्स भी किया है। जिसका रिप्लाई करते हुए सैम ने लिखा कि दिस इज जनरली अ क्वाइट नेगेटिव प्लेटफॉर्म, सो वी आर हैप्पी वी आर एबल टू ब्रिंग सम जॉय टेम्पररी। इन शॉर्ट सेइंग कि वैसे तो एक्स एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बहुत लोगों के लिए जॉय लेके आ पाए हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी रिवील किया कि जैसे ही उन्होंने इस गिबली आर्ट इफेक्ट को फ्री यूजर्स के लिए पब्लिश किया, वैसे ही उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन यूजर्स को हिट कर लिया। और इसकी कंफर्मेशन उन्होंने अपने एक्स के ट्वीट में दी थी, जिसके बाद ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूजर्स ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपनी जिबली स्टाइल इमेज को क्रिएट किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ओपनएआई के बारे में है, और जहां पर वो जल्द ही $40 बिलियन को रेज करने वाला है सॉफ्टबैंक से एट अ वैल्यूएशन ऑफ $300 बिलियन। तो रिसेंटली ओपनएआई प्लान कर रहा है कि वो $40 बिलियन रेज करेगा सॉफ्टबैंक और बाकी के इन्वेस्टर्स से, जिसमें कि 75% जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सॉफ्टबैंक करने वाला है, और बाकी का 25% जो पेमेंट होगी वो माइक्रोसॉफ्ट और बाकी के बचे इन्वेस्टर्स देने वाले हैं। और ये फंड रेज करने के पीछे का कारण है ओपनएआई अपने एआई टूल को और इनहेंस करना चाहता है, जो के लिए जो हर वीक 500 मिलियन लोग जो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि मुंबई से लेकर दुबई तक की 2 घंटे की ट्रेन के बारे में है। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 2 घंटे की ट्रेन के बारे में है, जो कि चलने वाली है मुंबई टू दुबई और दुबई टू मुंबई। और इस ट्रेन में आप लोगों को मौका मिलेगा अंडर वाटर ट्रेवल करने का। तो रिसेंटली यूएई की नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और दुबई के बीच एक हाई स्पीड अंडर वाटर रेल लिंक बनाने का प्रपोजल सामने रखा है, जिसमें कि ये ट्रेन 1000 kmph स्पीड से चलेगी, जो सिर्फ 2 घंटे में आपको मुंबई से दुबई तक पहुंचा देगी, और आप लोगों के साथ गुड्स को भी पहुंचा देगी, क्योंकि ये ट्रेन बहुत पैसेंजर और गुड्स के लिए दोनों के लिए होने वाली है। यानी कि सिर्फ लोग नहीं बल्कि क्रूड ऑयल जैसे गुड्स भी इससे ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, जो कि इंडिया और यूएई की ट्रेड को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक ये सिर्फ एक प्रपोजल है जो कि रखा गया है सामने, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। और अगर ये अप्रूव हो भी जाता है और इसको फंडिंग मिल भी जाती है, तो ये रेल आपको 2030 तक ऑपरेशनल होती हुए दिखेगी। उससे पहले कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अप्रूवल अभी पेंडिंग है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में है, और जिसने एक फीस बढ़ा दी है 400 से 500% तक, और जिसका भार आप लोगों पर आने वाला है। यानी कि अब से आपको 400 से 500% तक का एक्स्ट्रा यूजर फी देना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट को। अब ये फीस कौन सी है? तो ये है यूडीएफ, यानी कि यूजर डेवलपमेंट फीस, जो कि एयरपोर्ट्स पर लगती है। तो रिसेंटली जीएमआर की सब्सिडरी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने AERA यानी कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल ले लिया है फीस को बढ़ाने के लिए, और ये अप्लाई होने वाली है 16 अप्रैल 2025 से, यानी कि इस 16 से। पर यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप एक डोमेस्टिक ट्रैवलर हो तो। ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए चेंज हुई है। तो इसमें डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए UFD अनचेंज रहा है इस बार भी, जो कि 129 रुपीज डिपार्टिंग पैसेंजर्स के लिए और 56 अराइविंग पैसेंजर्स के लिए लगता है। लेकिन इंटरनेशनल UFD यानी कि यूजर डेवलपमेंट फी, वहां पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 400 से 500% तक, जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए UFD में बढ़ावत देखी गई है। इकोनॉमिक क्लास के लिए 129 रुपीज से बढ़ाकर 650 रुपीज, और बिजनेस क्लास के लिए 129 रुपीज से बढ़ाकर 810 रुपीज। और अगर इनके अराइवल फी के बारे में बात करें, वो पहले नहीं लगती थी, जो कि अब से 275 फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास के लिए 345 लगने वाली है। और इस फीस को बढ़ाने के पीछे का जस्टिफिकेशन उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि उनके कैश फ्लो कम हो रहे थे और डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें FY25 में 1794 करोड़ का लॉस उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और जिस चीज की वजह से उन्होंने अब से आप लोगों के ऊपर ये एक्स्ट्रा फीस लगा दी है, जो कि आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि फिजिक्स वल्ला के बारे में है, और जो जल्द ही दृष्टि IAS, जो कि एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, उसको 2500 करोड़ में खरीदने वाला है, ऐसा कुछ सोर्सेज का कहना है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिजिक्स वल्ला यानी कि PW 2500 से लेकर 3000 करोड़ में एक्वायर करने की एडवांस बातचीत अभी उनसे कर रहा है, जिसमें कि दोनों ही कंपनियों के बीच जनवरी 2024 से डिस्कशन हो रहे हैं कि ये कंपनी का स्टेक हमें दे दो, और ये डील जल्द ही फाइनलाइज हो सकती है, ऐसा कुछ अगेन रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन फिजिक्स वाला
इसी के साथ अपने आईपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि $500 मिलियन अभी उनका रेस करने का प्लान बन रहा है, जिसकी वैल्यूएशन होने वाली है $5 बिलियन तक की। साथ में इसी न्यूज के ऊपर दृष्टि आई, इसके सीईओ ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने इस न्यूज को पूरा र्यूमर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा स्टॉक्स का सेक्शन, जिसमें फर्स्ट न्यूज जो है वो वोडाफोन आइडिया के बारे में है और जिसके बारे में अभी तक आप लोगों को पता लग भी गया होगा, क्योंकि उसका शेयर 15% से अब चला गया जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 36,915 करोड़ के स्पेक्ट्रम ड्यूज जो वोडाफोन आइडिया के है उनको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला है, और जिस कन्वर्जन के बाद सरकार का हिस्सा इसमें लगभग 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ऑलमोस्ट 2% से ये गवर्नमेंट कंपनी बनते बनते रह जाएगी, सिर्फ 2%। क्योंकि अगर एक कंपनी को अपने आप को गवर्नमेंट कंपनी कहलाना है तो उसमें 51%, एटलीस्ट 51% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, और यहाँ पर वो 48.99%। साथ ही में वोडाफोन ने अपने यहाँ पर 3,695 करोड़ शेयर्स जो है वो 10 रुपए पर शेयर पर इश्यू किए हैं गवर्नमेंट को, जबकि इनकी मार्केट वैल्यू जो थी वो 6.8 रुपीज की थी, यानी कि ज्यादा प्राइस पर शेयर को इश्यू किया गया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि वेडीलाल इंडस्ट्री के बारे में है और जिनका की शेयर 5% तक अब चला गया था, क्योंकि उनके प्रमोटर्स ने अपने आपसी झगड़े जो है वो उनको सुलझा लिया है। तो फाइनली गांधी फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो कंपनी को इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को सौंप देगी और खुद घर बैठेगी। सिंपल में मतलब कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो वो लोग हायर करेंगे वो कंपनी को मैनेज करेंगे और फैमिली सिर्फ अपने पास ओनरशिप रखेगी। अब से तीनों फैमिली ब्रांचेस में से हर कोई एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा जो कि उनका सारा काम मैनेज करेगा, पर बोर्ड का जो मेजोरिटी हिस्सा होगा वो नॉन फैमिली और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होगा, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि कुछ ऐसी 4 कंपनियों के बारे में है जिनको की बाय रेटिंग मिली है टारगेट प्राइस के साथ, कुछ एजेंसी और कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक कुछ कंपनियों के द्वारा। फर्स्ट है करूर व्यास बैंक, जिसको की टारगेट दिया गया है आईसीआईसी सिक्योरिटीज से 300 तक का। मोतीलाल ओसवाल ने भी 600 का टारगेट प्राइस दिया है कंपनी को जिसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। इसके अलावा थर्ड कंपनी है जिसको की बाय रेटिंग मिली है 13,000 रुपए की पर शेयर, जिसका की नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि दी गई है शेर खान के द्वारा। फोर्थ जो कंपनी है उसमें 8% का जंप देखने को मिला इस अनाउंसमेंट के बाद, जो की है गोल्डमैन सैक्स ने, और जिन्होंने टारगेट प्राइस फिक्स किया है 1040 से लेकर 1200 तक में, और जिसमें कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में है और जिन पर सेबी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एक प्रपोजल सभी के सामने रखा है, जो कि है फॉरेन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराने का। तो रिसेंटली सेबी डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिना एफपीआई रूट के इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधा इन्वेस्ट कराने की, ताकि उन्हें ईजी हो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। और फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी तक एफपीआई रूट के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते थे, जो कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है फॉलो करने के लिए, और जिसको की सेबी हटाने का प्लान कर रही है, और इसके लिए उन्हें साथ चाहिए होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई का। और अगर ये अप्रूवल उन्हें मिल जाता है तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदारी कर पाएंगे, और जिससे कि मार्केट को एक नई दिशा भी मिलेगी, साथ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स का बेस भी बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में है, जिसके की आईपीओ की डेडलाइन पीछे शिफ्ट कर दी गई है। तो एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, जो कि एक सिक्योरिटीज डिपोजिटरी है जो शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर और मैनेज करती है, तो उसके आईपीओ को सेबी ने 4 महीने पीछे शिफ्ट कर दिया है, यानी कि अब एनएसडीएल का आईपीओ 11 अप्रैल को ना आकर 31 जुलाई को आएगा। और इसके आईपीओ को पीछे शिफ्ट करने का कारण है कि अभी के लिए मार्केट कंडीशन उन लोगों को सही नहीं लग रही है, और इसके अलावा उन्हें टाइम भी चाहिए अपने आईपीओ को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर इस आईपीओ के बारे में और बात करी जाए तो ये आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जिसमें कि एनएससी, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक जैसे शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेचने वाले हैं। और अगर आपको इनकी की शेयर होल्डिंग जाननी है तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जिसमें आईडीबीआई बैंक जो कि सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करता है 26.1% का, और वहीं पर सेकंड नंबर पे है एनएससी जो कि 24% का होल्ड करता है, एंड थर्ड नंबर पे स्टेक होल्डिंग सबसे ज्यादा है एचडीएफसी बैंक के पास 7.95% की, और बाकी शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में है और जो जल्द ही इन्वेस्ट करने वाला है अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में 1625 करोड़ रुपीस। और अगर किसी को प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में नहीं पता, उसे बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो मैं उन्हें बता दूं ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और ऑफिस स्पेस को डेवलप करती है। ये लग्जरी अपार्टमेंट्स, मॉल, आईटी पार्क, होटल्स और टाउनशिप्स बनाने के लिए जानी जाती है। तो अब यही कंपनी अपने एक बिजनेस सेगमेंट में 1625 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि ब्रोकर इंडस्ट्री को सबसे बड़े रिलीफ के बारे में है सेबी की तरफ से, जिसमें कि टेक्निकल ग्लिच को लेकर उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो रिसेंटली सेबी ने एक नया रूल लागू किया है जिसमें कि ब्रोकर्स को
उन ग्लिच के लिए पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी जो उनकी गलती से नहीं हुआ है। अगर किसी ब्रोकर के एक्सचेंज या पेमेंट गेटवे में कोई इशू आता है तो उन्हें अब से पेनल्टी नहीं देनी होगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो किसी ग्लिच को सेबी को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर कोई फर्म ये करती हुई पाई जाती है तो उस ग्लिच को रिपोर्ट ना करने के लिए उन पर भारी ब्रोकरेज लगाई जाएगी, जो कि बड़ी फर्म्स के लिए होगी 5 लाख तक की और छोटी फर्म्स के लिए होगी 1 लाख तक की। और अगर किसी ब्रोकर के 5 से ज्यादा ग्लिच होते हैं तो और उन 5 ग्लिच से 5% यूजर पर असर अगर पड़ता है, सिर्फ 5% तक की छूट, तो उनको नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने की अनुमति होगी। यानी कि जहां पहले उन पर रोक लगा दी जाती थी, अब से वो नहीं होगा, क्योंकि सेबी ने उनको एक तरीके से छूट दे दी है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि बीएसए की कुछ ऐसी 20 बड़ी कंपनियों के बारे में है जो कि 1 लाख करोड़ के क्लब से बाहर हो चुकी है, और जिनमें की नाम कुछ बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, टाटा कंज्यूमर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डाबर, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे बड़े नाम इसमें शामिल है, जिनकी मार्केट करेक्शन के वक्त उनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे गिर गई है। वैसे पिछले साल सितंबर में ऐसी कंपनियां 106 थी, जो कि अब घटकर 86 बची हैं। तो बढ़ते हैं आज इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि इकोनॉमी का सेक्शन है, और जिसमें की पहली न्यूज हमारे ट्रेड को लेकर है, इंडिया और यूएस के, जिसमें कि इंडिया ने ट्रेड डील टर्म्स फाइनलाइज कर ली है यूएस के साथ। रिसेंटली पीएमओ की इंटरवेंशन के बाद इंडिया ने यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर को एग्री कर लिया, जिसमें कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने डील को जल्दी फाइनलाइज करने पर जोर दिया ताकि यूएस के टैरिफ का कम से कम इम्पैक्ट हो सके हमारे देश पर। और अब इस डील के तहत इंडिया अब से अमेरिका के गुड्स पर टैरिफ सिग्निफिकेंटली कम लगाएगा, क्योंकि यूएस 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, लागू करने वाला है। ट्रम्प की टीम इस वक्त इस डिटेल को फाइनलाइज इस वक्त कर रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में है, और जिन्होंने फिर से एक बारी और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो मार्च 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 24.77 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। मार्च के मंथ में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार 11 मंथ के लिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा रही, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मार्च 2024 से यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 25% तक की ग्रोथ उसमें देखी गई है, और अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो उसमें भी 36% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें कि टोटल 18.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस अभी तक हुई हैं। इसी के साथ आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।